क्या आप अभी आरपीएससी की पॉलिटी से परेशान हो? क्या आरपीएससी एग्जाम में किस टाइप के सवाल पूछ रही है और आरपीएससी का वर्तमान में पॉलिटी का ट्रेंड क्या है? आरपीएससी की जो पॉलिटी का जो ट्रेंड है उसका पूरा विश्लेषण करके और पीवाईक्यू ट्रेंड को डिकोड करके आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको आसानी से पता चल सकता है कि आरपीएससी आगामी जो पेपर है उसमें किस तरीके के सवाल पूछ सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड पॉलिटी के पीवाईक्यू का विश्लेषण करेंगे, जो कि स्पेशल सेकंड ग्रेड के लिए है। और इसमें राजस्थान पॉलिटी, भारत की राजनीति और जो विदेश नीति है उनके पीवाईक्यू का विश्लेषण इन तीनों टॉपिकों को मिलाकर के आरपीएससी सेकंड ग्रेड में 25 से सवाल आते हैं। अगर आपने इन 25 सवाल को डिकोड करना सीख लिया और इन 25 सवाल के पीवाईक्यू को ट्रेंड को समझ लिया, तो आप 25 में से 20 सवाल आसानी से हल कर सकते हैं पीवाईक्यू ट्रेंड की सहायता, क्योंकि जो 25 क्वेश्चन है वो मायने रखते हैं और इन 25 क्वेश्चनों की वजह से आप 40% का आंकड़ा है वो आसानी से क्रॉस कर पाओगे। तो आइए हम देखते हैं। क्योंकि राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है, पॉलिटी के अंदर सिलेबस में बहुत ही ज्यादा बदलाव हुआ है, लेकिन उस बदलाव के बावजूद भी हम पीवाईक्यू के ट्रेंड को एनालाइज करके हम ये समझ सकते हैं कि आरपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रही है। और जो राजस्थान के जो राज्यपाल से क्वेश्चन है वो फिक्स आते ही आते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि राज्यपाल से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम देखेंगे जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था सितंबर 2025 में, उस पेपर का एनालाइज करेंगे पूरी तरीके से। राज्यपाल टॉपिक है, उस राज्यपाल टॉपिक से जो 7 तारीख को पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन तो पूछ लिया था महाधिवक्ता का अनुच्छेद से, और दूसरा क्वेश्चन पूछा था 7वें संविधान संशोधन से। और 8 तारीख को जो पेपर हुआ था वहां से राष्ट्रपति शासन से 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे। 9 तारीख वाले में एक तो पूछ लिया था राज्यपाल की शक्तियां। यहाँ पे राज्यपाल की शक्तियां लिख लेना, शक्तियों को मिलान करने वाला। और एक पूछ लिया राज्य विधानसभा का वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत करता है, तो इस प्रकार का। और एक सवाल पूछ लिया था राज्यपाल के अनुच्छेद से। तो अगर आप जब भी आप राज्यपाल पढ़ो तो आपको राज्यपाल में क्या क्या पढ़ना है, एक तो आपको पढ़ना है राज्यपाल में 7वां संविधान संशोधन। जब भी आप राज्यपाल पढ़ो तो राज्यपाल में आपको एक 7वां संविधान संशोधन पूरा अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि इसमें पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इस वजह से। और एक आपको राष्ट्रपति शासन अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जो राज्यपाल के जो अनुच्छेद है उन अनुच्छेदों को अच्छे से पढ़ लेना, वहां से आपके इस प्रकार के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपन मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की। तो मुख्यमंत्री और मंत्री, एक क्वेश्चन तो पूछा था मंत्रियों के वेतन भत्तों पर जो कथन है उस प्रकार के पूछ लिए, और असत्य कथन। एक क्वेश्चन पूछा था अपने जो मुख्यमंत्री है उनके व्यक्तित्व से, यानी कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहा और वित्त आयोग का अध्यक्ष भी रहा, तो वो था हीरालाल देवपुरा। और एक क्वेश्चन था पूछा था पहली सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे, सीएम के अनुच्छेद। तो यानी कि मुख्यमंत्री के अनुच्छेद आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। और एक वही, यानी कि पहली बार जो बजट था वो किसने जारी किया, एक पूछ लिया था मंत्री परिषद के ऊपर जो कथन है वो पूछ लिए थे। 11 तारीख वाले में पूछा था, यानी कि ऐसा कौन सा सीएम था जो विधानसभा अध्यक्ष रह चुका है। तो ये वापस जो 7 तारीख को जो क्वेश्चन आया था हीरालाल देवपुरा का, वो का वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया 11 तारीख को। और जो मंत्रियों पर आचार संहिता है वहां से एक कथन पूछ लिया था, यानी कि असत्य कथन बताओ। तो अब जब भी आप यहाँ से पढ़ो तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो अच्छे तरीके से पढ़ना है सत्य व असत्य कथन। और एक आपको पढ़ लेना है थोड़े से हीरालाल देवपुरा को पढ़ लेना अच्छे तरीके से, और भी ऐसे सीएम जो सीएम के साथ साथ में किसी दूसरे पद पर रहे तो आप उनको पढ़ सकते हो। और सीएम के अनुच्छेद आप इन प्रकार के क्वेश्चनों को छोड़ सकते हो, यानी कि पहली सरकार में शिक्षा मंत्री फर्स्ट बजट जारी करता है, क्योंकि इस टाइप का जो ट्रेंड है वो पिछली बार पिछले एग्जाम में पूछा था। तो हो सकता है आगे कोई दूसरी विधानसभा का या कोई अन्य ट्रेंड पूछे। क्वेश्चन एग्जाम में जो करके आ रहा है या तो वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और या फिर वो केवल तुक्का लगा के आ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। अब बात करते हैं हम राज्य विधानसभा की। तो राज्य विधानसभा के अंदर उन्होंने क्या क्या पूछा है, एक क्वेश्चन तो पूछा था उन्होंने जो कार्य सलाहकार समिति है SC ST के लिए, उसका एक अनुच्छेद पूछ लिया, तारांकित व अतारांकित प्रश्न पूछ लिए। और विधानसभा में 70 आमंत्रित पर कथन पूछ लिया, सत्य व असत्य कथन। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में राजस्थान का मत मूल्य कितना था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ रहे। और किस विषय पर विधानसभा अध्यक्ष कोई कानून नहीं बना सकता, और समिति व्यवस्था का कथन, समिति व्यवस्था के कथन पर सवाल। यहाँ से जो विधानसभा के क्वेश्चन थे वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर भी आपको कथन और निष्कर्ष वाले या फिर सत्य असत्य कथन, तो यहाँ पर आपको विधानसभा को थोड़ा गहराई में पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक आप इसको गहराई में नहीं पढ़ोगे आप इन प्रकार के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। पंचायती राज में ग्राम पंचायत नियोजन समन्वय समिति का अध्यक्ष, प्रशासनिक समिति का पदेन अध्यक्ष, पंचायती राज अधिनियम 1994 गलत कथन में पंचायत
पंचायत कार्यों के कथन। तो यहाँ पर भी कथन कथन सवाल पूछ लिए और जो दो थे उनकी समिति पूछ ली, यानी कि अब पंचायती राज और शहरी, क्योंकि अब पिछली बार पंचायती राज ही था, इस बार शहरी भी जोड़ दिया, तो इसमें जितनी भी समिति है उन समिति का अध्यक्ष कौन होता है उन समिति के बारे में आप पढ़ लेना। और सत्य असत्य कथन को करने के लिए आपको उस टॉपिक को थोड़ा डीपली पढ़ना ही पड़ता है। और यहाँ से 7 तारीख वाले में ये पूछ लिया था सचिवालय पुनर्गठन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये थोड़ा सा मॉडरेट सवाल था। और ये सवाल बहुत ही टफ सवाल था, यानी कि आपको एक तरफ तो मुख्यमंत्री दे दिए, दूसरी तरफ मुख्य सचिव दे दिए, बोला कि मिलान भी नहीं करना था इसमें, बोला कि असुमेलित बताओ, यानी कि आपको 4 में से 3 पर पक्का आ रहे हैं तो ही कर सकते हो। मिलान वाले में तो 1 या 2 आते हैं तो हो जाता है, लेकिन इसमें आप इस प्रकार से नहीं कर सकते। ये बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव कौन रहे और जो मुख्य सचिव है उसके बारे में कथन पूछ लिया, यानी कि आपको टॉपिक की समझ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आपको टॉपिक की समझ नहीं है, उसको गहराई से नहीं पढ़ा है, आप पॉलिटी में पार नहीं पा सकते हो। पिछली बार जो 2 ही आयोग थे, एक आरपीएससी था और एक राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग था, ये जो 2 आयोग थे उन 2 आयोगों में से किस प्रकार के क्वेश्चन आए, इन 2 आयोगों में से कथन निष्कर्ष या सत्य असत्य के ही क्वेश्चन आए हैं। तो आप इन प्रकार की जब भी आयोगों को पढ़ो तो इस तरीके के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, कथन निष्कर्ष और सत्य असत्य। ये देखो, आज जब भी आप पॉलिटी पढ़ो तो आपको उसमें कथनों की प्रधानता, यानी कि जितने भी आयोग है उन आयोग के जो कथन है सत्य असत्य कथन, उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि वहां से ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं। और हमेशा इसको गहराई से ही पढ़ना है। जब तक आप इसको गहराई से नहीं पढ़ोगे आपके समझ में नहीं आएगा पॉलिटी में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और आप उसको हल नहीं कर पाओगे। और अनुच्छेद पर फोकस करें, यानी कि जो राज्यपाल के, मंत्री परिषद के, इस प्रकार के जो मुख्य मुख्य अनुच्छेद है, ठीक है, आप उनको थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। ताकि यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो राज्यपाल से कितने क्वेश्चन पूछ रही है, राज्यपाल से यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए हैं। सीएम और मुख्यमंत्री से जो मंत्री परिषद है वहां से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। जो राज्य विधानसभा है यहाँ से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले अपने को हर पारी में। पंचायती राज से 1 क्वेश्चन देखने को मिला, मुख्य सचिव सचिवालय से 1 और यहाँ से आयोगों से 2 क्वेश्चन अपने को देखने को मिले। राजस्थान की राजव्यवस्था से कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 10। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार भी यहाँ से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि 10 से ज्यादा भी हो जाए, क्योंकि इस बार जो राजस्थान की जो राजव्यवस्था है वहां में जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में अपने को दिया है और भी बहुत सारे टॉपिक ऐड किए हैं। तो हो सकता है 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सके। मैं आपको बता दूं यहाँ पर भी जो सिलेबस है वहां पर अपने चेंज हुआ है। पहले अपने यहाँ पर केवल 1919 व 1935 का अधिनियम दे रखा था, इस बार यहाँ पर सब कुछ दे दिया। यानी कि जब से अंग्रेज आए तब से लेकर के अपने यहाँ से जो भारत आजाद हुआ तब तक का ये नागरिकता नया जोड़ दिया। पहले राष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति जोड़ दिया और संसद जोड़ दी, सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग। यानी कि जो भारत की राजनीति है वहां पर भी कुछ टॉपिकों में फेरबदल हुआ है और यहाँ से जो 2 टॉपिक है वो आपके हटा दिए, एक तो दबाव समूह और एक राजनीतिक दल। 1919 से सत्य कथन और 1935 में द्विसदनात्मक प्रांत कहाँ कहाँ पर थे, यानी कि ऐसे कौन से प्रांत थे जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, उन प्रांतों से क्वेश्चन पूछ लिया। 1919 में जो पीसीएस यानी कि लोक सेवा आयोग का एक कथन पूछ लिया, 1935 के भागों का मिलान कर दिया। ये बहुत ही एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। वर्तमान के जितने भाग है वर्तमान संविधान के वो भी याद नहीं है अपने को, तो जो 1935 का जो संविधान था उसके भाग कैसे याद होंगे अपने को। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप छोड़ भी सकते हो। और 1919 का वापस असत्य कथन, 1935 का वापस असत्य कथन पूछ लिया, 35 में ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया यहाँ पर सेम टू सेम। 1935 में संघ सूची का जो संघ सूची से क्वेश्चन पूछ लिया और 1919 से वापस असत्य क्वेश्चन पूछ लिया। यानी कि यहाँ से हर बार कितने क्वेश्चन पूछ रही है, 2 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछ रही है। तो इस बार भी यहाँ से 2 क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस है। विधानसभा से 4 पारियों में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पढ़नी नहीं है, संविधान सभा पढ़नी है, लेकिन संविधान सभा में आपको ज्यादा समय नहीं देना है, उसको ऊपर से आपको पढ़ लेना है। जो भीमराव अम्बेडकर है यहाँ से एक पारी में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन बाकी 3 पारियों में 3 क्वेश्चन आए थे और ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अम्बेडकर जी है वो किस प्रकार के सिद्धांतों में विश्वास प्रकट करते थे, तो उन सिद्धांतों को पूछ लिया। अम्बेडकर जी का संविधान सभा में जो अंतिम भाषण था उससे एक सवाल पूछ लिया था। और संविधान सभा की जो आधारभूत इकाई है वो अम्बेडकर जी ने किसको बताई है, वो उन्होंने व्यक्ति को बताई। इस प्रकार से एक सवाल पूछा गया। मौलिक अधिकार में आपको मौलिक अधिकार से ज्यादा जितने भी वाद है, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी वाद है, उन वादों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। 20-30 वाद है, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि वहां से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं।
और आरपीएससी का जो बदलता हुआ ट्रेंड है वो भी यही कह रहा है कि आपको वाद बहुत ही ज्यादा पढ़ने हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ से एक वाद पूछ लिया था, 8 तारीख वाले में 2 वाद पूछ लिए थे, 9 तारीख वाले में भी वाद पूछा था, जबकि 11 तारीख वाले में एक अनुच्छेद से पूछ लिया सीधा सीधा, और यहाँ पर भी एक अनुच्छेद से। तो यानी कि आप जब भी मौलिक अधिकार पढ़ो तो एक तो मौलिक अधिकार में आपको वाद पढ़ना है और एक उनके अनुच्छेद को देख लेना है। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। तो यहाँ से जो नीति निर्देशक तत्व में सीधा ही एक सवाल पूछ लिया था, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 का, उससे संबंधित पूछ लिया था, एक अनुच्छेद से पूछ लिया था और एक वापस दूसरा अनुच्छेद से पूछ लिया था। या तो वो नीति निर्देशक तत्व में से पूछेगा या फिर वो मौलिक कर्तव्य से पूछेगा। इन दोनों में से कोई वो एक सवाल पूछता है तो इनके अनुच्छेदों को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वहीं से सवाल पूछ रहा है। मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था, राष्ट्रपति के शॉर्ट नोट्स बना करके बताए थे किस प्रकार से बनाने, तो वहां से जो पीवाईक्यू का हमने एनालाइज किया था तो वहां से अपने को पता चला था कि सेकंड ग्रेड के अंदर आरपीएससी जो राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया है उससे संबंधित ही सवाल ज्यादा पूछ रही है। तो आप ये देख लो, राष्ट्रपति के चुनाव से राष्ट्रपति चुनाव, उन 6 सवाल में से 3 सवाल तो राष्ट्रपति चुनाव पर ही आधारित है और 1-2 जो है वो उसके अनुच्छेद से संबंधित है। बात रही प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, उसमें मिलान करो नहीं पूछ रहा है, असुमेलित पूछ रहा है। तो मिलान करो से ज्यादा कठिन होता है असुमेलित वाले क्वेश्चन। और 3 ही क्वेश्चन पूछे हैं, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष का अध्यक्ष कौन होता है, मंत्री परिषद के जो अनुच्छेद है वहां से, और एक 8वीं अनुसूची से क्वेश्चन पूछा था। दबाव समूह और राजनीतिक दल है, ये इस बार हट गए, लेकिन पिछली बार यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ रही थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नए टॉपिक ऐड हुए वहां से भी आरपीएससी क्वेश्चन पूछेगी। पढ़ो तो पॉलिटी को पढ़ते समय गहराई से पढ़ना है, उसके असत्य और असत्य कथन आप तब ही कर पाओगे। और मौलिक अधिकार को पढ़ते समय उनके जो वाद है सुप्रीम कोर्ट के, उन वाद को थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखना आपको। और राजनीतिक दल, ये आपका टॉपिक इस बार हट गया है, लेकिन जब भी आयोग पढ़ो आप तो आयोग में भी थोड़ा गहराई से पढ़ लेना, और आयोग के बारे में क्या पढ़ना आपको, सत्य और असत्य कथन को अच्छे से पढ़ना। अब बात रही भारत की विदेश नीति के सवाल की, तो इसमें भी अपने सिलेबस में चेंज हुआ, इसमें एक टॉपिक अपने को कम कर दिया, पहले वैश्वीकरण दे रखा था वो इस बार हटा दिया है। जो नेहरू की विदेश नीति है वहां से एक सवाल कंफर्म में आता ही आता है, गुट निरपेक्षता के सिद्धांत से। तो ये देखो, गुट निरपेक्षता के सिद्धांत से 3 सवाल पूछे हैं। तो गुट निरपेक्ष, जो नेहरू जी का गुट निरपेक्षता का सिद्धांत है, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भारत और यूएनओ के बीच में आपको क्या पढ़ना है, अगर वर्तमान समय में या फिर करंट में भारत और यूएनओ के बीच में कोई मुद्दा है, या फिर यूएनओ के किसी मुद्दे को भारत ने उठाया है, और या फिर भारत ने यूएनओ में कब कब सुरक्षा परिषद में अध्यक्ष रहा, सदस्य रहा, इस प्रकार के सवाल है वो थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ने हैं आपको। भारत यूएनओ के किस प्रकार के समूह में शामिल है और किन समूह में शामिल नहीं है, इनको भी अच्छे से पढ़ लेना। पड़ोसी देशों के साथ में संबंध, तो वहां पर जो भारत के जो पड़ोसी देश है वहां के जो वर्तमान यानी कि जो करंट के जो मुद्दे चल रहे हैं उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपको ये पढ़ना कि भारत की कोई ट्रेड डील हुई है किसी देश के साथ में, इस प्रकार के सवालों को। तो एक तो ब्रिक्स समूह, जो कि उसी समय एग्जाम से 2-3 महीने पहले ही उसका सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, तो उस वजह से ब्रिक्स से सवाल पूछ लिया। वैश्वीकरण का एक कथन पूछ लिया। सिंधु जल समझौता, जो आपको पता ही है, सिंधु जल समझौते से, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जो पहलगाम अटैक हुआ था, उसकी वजह से वो लेटेस्ट न्यूज थी, इसलिए वहां से सवाल पूछ लिया। भारत की विदेश नीति है बहुत ही छोटी है, तो बहुत ही कम समय में आप यहाँ से 4 या 5 सवाल आते हैं, तुम 4 या 5 सवालों को आसानी से कर सकते हो। तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ना है। और इसके जो शॉर्ट नोट्स है वो मैं आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर उपलब्ध करवा दूंगा। अगर यदि आपको इस प्रकार का जो पीवाईक्यू का विश्लेषण है वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस प्रकार से और किसी अन्य सब्जेक्ट का पीवाईक्यू का विश्लेषण चाहिए तो आप कमेंट कर देना। मैं राजस्थान की पॉलिटी से 10 सवाल और भारत की जो पॉलिटी है वहां से भी 10 सवाल आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान की पॉलिटी भारत की पॉलिटी की बजाय थोड़ी छोटी है, तो वहां से जो क्वेश्चन है आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं राजस्थान की पॉलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो आपको किसी भी गाइड या किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, आपको उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं करना। जबकि भारत की पॉलिटी है वहां से जो सवाल है वो आप 10 में से आपको 8-9 सवाल आप कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए अच्छे तरीके से पॉलिटी को पढ़ना होगा, डीपली पढ़ना होगा। विदेश नीति से 4 से 5 सवाल आ रहे हैं, तो बहुत ही कम समय में आप इस भारत की विदेश नीति को पढ़ सकते हो और इनके सवालों को आसानी से कर सकते हो।
तो ये इसको आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा करके पढ़ना ही पढ़ना। तो आपको पॉलिटी पढ़ते समय जो सत्य असत्य के सवाल है इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आरपीएससी का जो वर्तमान ट्रेंड है वो इन सवालों को थोड़ा गहराई से पूछ रहा है। इनको थोड़ा गहराई से पढ़ोगे आप टॉपिक को, तभी आपसे ये सवाल आसानी से हो सकते हैं। और आपको थोड़े से अनुच्छेद भी पढ़ लेने